नमस्कार, एपीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात होगी एग्जिट पोल के अग्नि परीक्षा की, क्योंकि जहां पर सभी प्रत्याशी कल अपने फैसले का इंतजार करेंगे और उनकी अग्नि परीक्षा होगी कि आखिरकार जनता ने किस तरीके का जनादेश दिया है, उनको पास किया या फेल किया है। ठीक उसी तरीके से एग्जिट पोल की भी अग्नि परीक्षा होगी कि जिन लोगों ने आंकड़े अपने प्रस्तुत किए हैं अलग अलग दलों को लेकर के, उनके आंकड़े कितने सही साबित होते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बार बार एग्जिट पोल फेल क्यों होता है, और जिसके कभी तुक्का ताल अगर सही भी निकलते हैं तो उसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां क्यों बन जाती हैं। खासतौर से कल जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े पेश किए गए, उसको लेकर कहीं खुशी कहीं गम जरूर है, लेकिन प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि शायद एग्जिट पोल लाने में जिस तरह से एजेंसियों ने जल्दीबाजी दिखाई है, उससे औंधे मुंह कल एग्जिट पोल ज्यादातर लोगों का गिर सकता है। इसी मुद्दे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ कुलसुम मुस्तफा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे समझने कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत की जमीन है उसके मुताबिक कितने सही साबित होंगे एग्जिट पोल के नतीजे। साथ ही रविंद्र सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे अरसे से कवर करते रहे हैं। साथ ही अवधेश वर्मा जी हैं, जो कि खासतौर से आरक्षण के संबंधों को ज्यादा मजबूती से समझाने की कोशिश करेंगे, और खासतौर पर जो बसपा के आंकड़े इतने कम करके दिखाए गए हैं उसके पीछे का राज क्या है। क्या एग्जिट पोल ने उसे कम करके आंका है, या वाकई में बसपा कहीं न कहीं फिसड्डी साबित हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बाल मुकुंद जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में भी एग्जिट पोल के नतीजे किस तरीके से औंधे मुंह गिरे थे। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत की जमीन पर भी जो प्रत्याशी फेल होंगे, क्या उसी तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे भी फेल साबित होंगे। साथ ही बीजेपी की अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी दफ्तर में अभी से सजावट का काम शुरू हो गया है, क्या कल लाइट जलेगी या लाइट कहीं बुझाने की नौबत तो नहीं आ जाएगी। सबसे पहले कुलसुम जी आपसे, आपने कल देखा जिस तरीके से स्थितियां दिखाई दी एग्जिट पोल को लेकर के, तरह तरह की चीजें समझने में आ रही थी। किसी ने 285 दे दिया, किसी ने 170 दे दिया, उसमें भी विरोधाभासी है। पैमाना एक है, उसके बावजूद भी इस तरीके का दोहरा मानदंड या जनता को परखने में इतना भेदभाव कैसे हो सकता है। देखिए, जैसे आपने कहा ही शुरुआत में कि ये एक अग्नि टेस्ट है और अग्नि परीक्षा है, और कल इसके नतीजे फाइनली आएंगे। मगर मुझे लगता है ज़मीनी हकीकत क्या है ये सब जानते थे, और ख़ासकर जो लोग इम्तिहान दे रहे थे, जिनकी परीक्षा हो चुकी है, उन्हें पहले से ही मालूम था कि क्या होने वाला है। इसलिए शायद आखिर में जो आपने देखा कि बैक टू बैक ताबड़तोड़ जिसे कहते हैं रैली हुई, उसका एक अपनी तरह से एक इम्पैक्ट पब्लिक में चला गया था कि एक डर, एक खौफ सा था कि क्या होने वाला है। और बहुत सी परिस्थितियां इसमें थीं जो एंड में रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं। मुझे लगता है कि 7 फेज का जो ये वोटिंग हुई यूपी में, उसमें बहुत चीज़ें हर फेज में बदली, और इसलिए रिजल्ट्स पे भी उसका असर ज़रूर पड़ेगा। कल क्या होगा ये कल ज़रूर पता चलेगा। मगर जिस तरह से आ रहे हैं पोल्स, उसमें लगता है कि एक समानता सारे एग्जिट पोल्स में है कि बीजेपी सबसे आगे है। जी, बाल मुकुंद जी, आपसे समझना चाहूंगा कि बिहार में भी देखने को मिला था कि जिस तरह से आंकड़े आए एग्जिट पोल के, तरह तरह के कयास के बाजार गर्म हुए। लोगों को लगा कि सीधे उस समय जो बीजेपी थी उसको बहुमत की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जब आंकड़े आए तो ये देखने को मिला कि लालू यादव नीतीश कुमार पे भारी पड़ गए और बीजेपी को औंधे मुंह गिरना पड़ा। क्या उत्तर प्रदेश को लेकर जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक पेश किए गए हैं, उसके पैमाने को आप किस तरीके से कसने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पे 5 संगठनों ने एग्जिट पोल के नतीजे अपने सामने रखे हैं। हर संगठन ने 3-3 ऑप्शंस दिए हैं मोटे तौर पे। एक जो विनर होगा सबसे आगे होगा, जो रनर अप होगा, और तीसरा जो सबसे तीसरे नंबर पे होगा या फिसड्डी होगा। हर संगठन ने हर पार्टी के बारे में जो उनका पहला नंबर है उसमें एक हाई फिगर दिया है, एक लो फिगर दिया है कि मैक्सिमम कांग्रेस को इतना मिल सकता है, मिनिमम इतना मिल सकता है, बीजेपी को मैक्सिमम इतना मिल सकता है, इतना लोएस्ट इतना मिल सकता है, बसपा को मैक्सिमम इतना मिल सकता है, लोएस्ट इतना मिल सकता है। 5 राज्यों के सर्वे उन्होंने नतीजे निकाल कर दिए हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 150 फिगर इन संगठनों ने सर्वे करके आपके सामने रखे हैं। इन 150 फिगर्स में से अगर आप परसेंटेज निकालें
तो इनकी विश्वसनीयता 0.7% होगी। यानी आप कोई भी आंकड़ा अगर किसी का सही साबित हो जाए तो वो 150 में एक आंकड़ा होगा और वो क्लेम करेंगे कि हमने ये आंकड़े दिए थे, देखिए गोवा में ये हो गया, देखिए मणिपुर में हमारा आंकड़ा सही हो गया, देखिए उत्तर प्रदेश में हमारा बसपा के बारे में आंकड़ा सही हो गया। तो क्रेडिबिलिटी सर्वे की, एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बिहार में भी एक दौर में ये लगातार देखा गया कि कुछ चीज़ों को जिनको निरस्त किया गया, बताया गया कि ये चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती, इनकी वजह से जनता कोई वोट नहीं देगी या वोटर इनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो सारे फैक्टर अंत में ये कहना गलत साबित हुआ कि वो कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। और जिन चीज़ों की बहुत वाहवाही हुई या जिन चीज़ों के बारे में बहुत ज़ोरदार तरीके से कहा गया कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और वोट पैटर्न को यही प्रभावित करने जा रही हैं, उन चीज़ों ने बाद में वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश के बारे में भी, या अभी के जो चुनाव, अभी तो सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश के रिजल्ट नतीजों को लेकर है। इन चुनावों के बारे में जो कहा जा रहा है, आप देखिएगा कि पार्टियों का कंसंट्रेशन, चुनाव के समय जो अभियान चलाए गए हैं उनका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रहा है और मीडिया ने सबसे ज़्यादा किसको तवज्जो दिया है। तो जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, जिन चीज़ों को उछाला जा रहा है, वे चीज़ें कमोबेश बिहार के चुनाव के दरमियान भी नज़र आई थी और आखिरकार नतीजों के सामने आने पर यह पता लगा कि जो बहुत सेलिएंट फीचर्स थे, जो साइलेंट फीचर्स थे, जिन चीज़ों की चर्चा कम की गई थी, जिनको विवाद और जिन पे डिबेट नहीं किया गया था, उन चीज़ों ने कारगर भूमिका निभाई थी। ऐसा हो सकता है बिहार के बहुत सारे इलाके जो हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। एक चीज समझ में आता है जी जी, खास तौर से देखा गया था कि वहाँ सुशासन बाबू का बड़ा जिक्र था, लेकिन जैसे ही एक बयान आया और आरक्षण के मुद्दे को लालू यादव ने कैच किया, मसला बढ़ना शुरू हुआ और लोगों ने कहा गुंडा राज 2 आने वाला है और लालू यादव ने कहा नहीं, मंडल राज 2 आने वाला है। शुरू में लोगों ने कहा कि शायद ये जो बयान है लालू यादव का उल्टा साबित होगा, लेकिन सारे आंकड़े ध्वस्त, सारे कयास ध्वस्त और लालू यादव ने बाजी मारी। जो बात अभी बालमुकुंद जी ने कही कि जिस तरह से आंकड़े पेश किए गए एग्जिट पोल के माध्यम से, फेस सेविंग फार्मूला इसमें भी अख्तियार किया गया है कि अपने अपने तरीके से व्याख्या कर दी जाएगी। लेकिन आपने देखा कि कई एग्जिट पोल ने तो अदर को 4 सीट दिए मैक्सिमम, 2 सीट मिनिमम। अब उसी में आपकी पीस पार्टी भी है, उसी में बसपा भी है, उसी में लोकदल भी है, उसी में इंडिपेंडेंट भी है। तो ये पैमाना क्या है? और मायावती जी का तो हमें लगता है कि किसी ने इस तरह से आकलन कर दिया है कि 28 सीट तक लाकर उनको रोका है। तो क्या वास्तविक जो हकीकत है, जमीन है, इतनी खराब हो चुकी है मायावती की? नहीं विनय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं बालमुकुंद जी की बात से सहमत भी ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं। क्योंकि देखिए एग्जिट पोल जिस तरीके से हुआ है और पिछली बार भी जैसे अभी बिहार की बात आई, बिहार और दिल्ली में भी किसी ने ये आकलन नहीं किया था कि आप पार्टी इतने भारी बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता में आएगी। एग्जिट पोल बिल्कुल उसके उलट बोल रहे थे। इस बार भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, भाजपा पहले नंबर पे हो सकती है, सपा दूसरे नंबर पे हो सकती है, गठबंधन या बसपा तीसरे, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े दिए गए हैं मैं भी उससे सहमत नहीं हूं कि कहीं एक पोल में मायावती 20-22 तक आ गई हैं, किसी पे 40 पे अटक गई हैं, किसी पे 70 तक पहुंच गई हैं, 60 तक पहुंच गई हैं। उसी तरीके से 200 के आसपास पहुंच गई है, सपा गठबंधन पहुंच गया है और 265 और 270 तक पहुंचा दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। तो इस तरीके से ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एग्जिट पोल कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो भी संस्थान करते हैं, जो एजेंसीज करती हैं, उनमें वो कहीं ना कहीं किसी के प्रति बायस्ड है और किसी के प्रति उनका रुझान है। तो इन चीज़ों को देखने से, जैसे हम जब कोई चैनल पर न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि किसकी ओर किसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है, किसको कम दिखाया जा रहा है। उसी तरीके से इन पोल सर्वे को भी जो आए हैं एग्जिट पोल, इनको भी मैं नहीं मानता हूँ कि पूरी तरीके से सही है और जनता जो है इसको और तरीके से देखेगी। और कल जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे, कल जब हम बैठेंगे और बात करेंगे, तो शायद एग्जिट पोल
कि पोल शायद खुल जाए। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े पेश करने वाली एजेंसियां हैं वो अंदर से इतनी डरी हुई हैं जी। तो किसी को अंदाजा नहीं था दिल्ली में क्या होने वाला है। 70 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, बाकी आप ले गई। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत की जमीन पर किसी ने 2014 में इस बात का आकलन नहीं किया था कि अकेले बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए क्या डर के इस तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि अगर आ जाए तो चलो गवर्नमेंट के लोग, जो सेंटर के लोग खफा न हो, उनको कम करके आंका गया था, बाकी को अगर कम करके भी आंका तो अगर आ भी गए सत्ता में तो उनको मना लिया जाएगा। शहजादपुरा वाला साहब, खास तौर से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपने गठबंधन किया, 2 अच्छे लड़कों के साथ की बात निकलकर सामने आई और लगा कि 2 जो नौजवान हैं कुछ कमाल करेंगे। लेकिन कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि ये 2 नौजवानों ने कोई कमाल किया है। जिसके हक में आंकड़े होते हैं वो वाहवाही लूटता है कम से कम परिणाम आने के पहले, और जिसके हक में फैसला नहीं होता एग्जिट पोल की खामियां निकालता है। आज की तारीख में कम से कम कल फैसले की घड़ी आने वाली है, क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो कहूंगा कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत फर्क होता है। कल दोपहर के 11-12 बजे तक एग्जैक्ट पोल आ जाएगा। एग्जिट पोल के बारे में यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से हमारे पत्रकार भाई साहब ने भी बताया है। बिहार में भी आपने देखा कि बहुत गलत साबित हुए, दिल्ली में भी साबित हुए गलत। मुझे लगता है इसमें मुख्य कारण ये है कि हमारे मुल्क में इतनी विविधताएं हैं कि उसकी पोलिंग कर पाना, और वो भी इतने कम संसाधनों में कि आप 5000 या 2000 के सैंपल में करोड़ों लोगों की पोलिंग करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। बहरहाल वो एक दूसरा विषय है। पर मैं जहां तक हमारे गठबंधन की बात करूं तो मैं आपको सिर्फ एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री होते हुए 23 रैली करना, उसमें से 5 रैली आखिरी फेज में करना, 22 घंटे मतलब लगभग 3 दिन की कैंपेनिंग आखिरी चरण में करना, पूरे कैबिनेट को वहां पे बिठा के सरकार एक तरीके से वहीं से चलाना, मुझे लगता है कि जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने चयन किया था अपने शब्दों का कि ऐसी क्या डेस्परेशन है, ये मुझे लगता है ये डेस्परेशन से ही पता चलता है कि भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। पहले अमित शाह जी कहते थे 300, फिर 2 दिन पहले तक पीयूष गोयल बोलने लगे 250, अब ये लोग जो है 170 मिल रही है एग्जिट पोल में, इसको भी ये लोग कह रहे हैं कि जीत हो गई हमारी। तो मुझे लगता है इससे पता चल जाता है कि भाजपा के लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं दे पाए। जहां तक कांग्रेस सपा का सवाल है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से बिहार में गठबंधन को कम आंका गया था, उसी तरीके की आज भी स्थिति पैदा हो रही है। और निश्चित रूप से समाजवादी को जिस टैली से मिला था पिछली बार, उससे ज्यादा कांग्रेस सपा की गठबंधन को मिलेगा। और आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी की फिर से स्वेरिंग इन होने की तैयारी आप कीजिए, और होली के दिन पे लाल रंग और उसके साथ हरा रंग लगेगा, भगवा रंग शायद नहीं दिखेगा। अभी तैयारी करिए और हमको जी जी अवधेश जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगा। जो परिस्थितियां आज की तारीख में जिस तरीके से खास तो सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बसपा को बड़े कम करके आंका है, और सबने एक तरीके से मान लिया है कि बसपा नंबर 3 और 3 पे नहीं है। अब शायद बसपा अपने उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में सबसे कम नंबर पर खड़ी होने जा रही है। आपको लगता है क्या इतनी बुरी स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जिट पोल जो है पूरी तरीके से, अगर इसी 5 जो एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया, आपने देखा होगा कि एक ने बीएसपी को मैक्सिमम 93 दिखाया और दूसरे ने जो सबसे मिनिमम दिखाया 27 दिखाया जी। तो इन 5 में ही अगर आप आकलन करिए तो निश्चित तौर पर इन 5 में से 4 गलत हो जाएंगी या 1 सही हो जाएगा या सब गलत हो जाएंगी। मैं आपको दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल जो सबसे ज्यादा बीएसपी को कम दिखा रहा है, चाणक्य ने कहा कि 27-28 पाएंगी। मैं कहना चाहूंगा बिहार का जब इनका एग्जिट पोल आया था तो इन्होंने जेडीयू अलायंस को 83 सीट बताया था और आपके बीजेपी अलायंस को 155+11 बताया था। और आपने देखा होगा कि वहां का जब एग्जिट पोल आया तो उसका नतीजा आया, जो बीजेपी का था वो 58 पे सिमट गई और जेडीयू गठबंधन का जो सीटें थी वो 178 पे पहुंच गई। वही हाल आपने देखा होगा दिल्ली का भी यही हाल था। दिल्ली में इन्होंने बीजेपी को दिखाया 22+ दिखाया और बीजेपी 3 पर सिमट गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा एग्जिट पोल है, ये पूरी तरीके से अगर आप देखें, जनवरी में जो एग्जिट पोल इन्होंने दिखाया उसमें बीजेपी को मैक्सिमम 202 पर ये लोग ले गए। जनवरी में जब चुनाव शुरू होने वाला था 202 पे ले गए और उस समय भी बीएसपी की इन्होंने मैक्सिमम लोगों ने 75 से 60 दिखाया। अब इसके बाद जब पोलिंग होती है तो इन्होंने दिखाया कि बीएसपी मैक्सिमम 93 और इस पर आ रही है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, कल आप देखिएगा जब बक्सा खुलेगा, जब सामने आएगा स्थिति, तो मैं आपको फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके का वोटिंग वो हुआ है, बीएसपी सरकार कौन बनाएगा ये बात की बात है, लेकिन बीएसपी नंबर 1 पहली पार्टी होने वाली है। दूसरी चीज मैं आपको आंकड़ों से बताना चाहूंगा कि जब बिहार में सबसे ज्यादा पोलराइज हुआ आरक्षण के मुद्दे पर और आरक्षण का समर्थन करने वाला जो दल था जेडीयू गठबंधन, महागठबंधन,
वो 178 सीट पाया। और आपने देखा होगा इस बार भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के अलावा किसी ने भी, बीएसपी की हर रैली में बहन मायावती जी ने आरक्षण का मुद्दा हर जगह अपनी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। और निश्चित तौर पर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा आंदोलन अगर चले तो आरक्षण को लेकर आंदोलन चले, और आरक्षण को लेकर काफी बड़ा वो था, और वो निश्चित तौर पर वोट में बदला है। और उसका अभी नतीजा आपको कल सुबह जब खुलेगा बक्से तो सामने आएंगे। तो अब की पहली बार ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 5 एजेंसियां हैं इन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। लेकिन सवाल यही है, एक लाइन का इस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि एग्जिट पोल से उल्टा रिजल्ट आ गया और फिर इसके बाद उस पर चर्चा खत्म हो जाएगी। जबकि ये लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा विषय है कि अगर आप एक तरीके से जनता के जो जनमत है, और सबसे बड़ा मामला देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में बैठी है उसका कार्यालय सज गया, उसके यहाँ 3 अभी आपके चैनलों पे लोगों को बता रहे 300 कुंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में जब बक्सा बंद है और आपने पहले ही जश्न मनाने की तैयारी कर ली, तो क्या ये बक्से सब प्री प्लान है क्या? क्या आपको पता है कि बक्से में बस भारतीय जनता पार्टी निकल के आएगा, कमल का फूल निकल के आएगा? ये तो बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न लग रहा है। कई बार आदमी ज्योतिष के सहारे भी चलता है, कई बार हाँ, ज्योतिष पूरी बताता है भारतीय आप जनता जीतने वाले पार्टी हैं, हमको लग रहा है पहले तैयारियां हो जाती है, लेकिन बाद हमको में लग जब रहा है आंकड़े कि कुछ पूरी- और आते हैं तो निराशा का हमको भाव लग भी रहा आता है कि है। भारतीय नहीं, जनता मैंने, पार्टी ने पूरी सेटिंग कर रखा है, उसको ऐसा लग रहा है बस कमल का फूल ही निकलने वाला है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से एक केंद्र में सरकार बैठे हुए चलिए पार्टी इस तरीके बात का कर मुकुंद रही है। जी, एक चीज मेरे समझ में नहीं आती है कि चलिए अगर ये एग्जिट पोल फेज वाइज आते तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की दल कोशिश करते, लेकिन जब सारे फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है, सिर्फ परिणाम आना बाकी है, और ऐसे में अगर ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं प्री प्लान है, किसी को फेवर करने की कोशिश है, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि अब तो किसी को आप ज्यादा दिखा भी दें तो फर्क क्या पड़ता है, उसका असर तो किसी और चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। कल जब मशीन खुलेगी तो केवल आप शर्मिंदा हो सकते हैं अगर गलत आंकड़े दिए हैं तो, और अगर सही साबित होते हैं तो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है आपकी? एक तो अपनी ही बिरादरी के को चुभने वाली बात कहनी होगी कि थोड़ा बहुत तो कारोबार भी चलता रहना चाहिए। तो कुछ तो जो बीच का गैप और सस्पेंस का पीरियड होता है मतदान खत्म होने के बाद से नतीजे आने के बीच का पीरियड होता है, उसमें कयास और अनुमान, इन चीज़ों को देखना एक, या इनके बारे में बातचीत करना और इन पे गपशप करना, ये एक बहुत ही सामाजिक साइकोलॉजी का हिस्सा है। हम लोग भी कोई घटना के पहले आपस में ऐसे बात करते क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो जो साइकोलॉजी है उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये, जो हाइप के बारे में आपने पूछा कि हाइप दिखाने की कोशिश क्यों होती है, इससे एक तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहता है, जो तुरंत कलह नहीं शुरू हो जाता। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। माहौल बनाए रखने से एक और बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि अगर चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं हुए या आप कमज़ोर स्थिति में आ गए तो जोड़ तोड़ करने में और हॉर्स ट्रेडिंग करने में, और बहुत सारे लोग जो इस पक्ष को नहीं समझ पाते हैं उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने में कि नहीं अभी भी वो बहुत दबंग हिस्सा है और उसके साथ जुड़ जाना, या हमारी स्थिति कमज़ोर है या इधर स्थिति पलड़ा हल्का है, इन चीज़ों को निपटाने में आपका लीवरेज बना रहता है। तो हाइप इसलिए भी क्रिएट किए जाते हैं। चलते चलते बिहार का जिक्र आपने एक बिहार का, मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा उस मुद्दे पे। ओके। जिस तरह का माहौल एक क्रिएट किया जाए, जो बात कही बाल मुकुंद जी ने, अच्छी बात है कि कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काउंटिंग होने जा रही है और कार्यकर्ता बैलेट मशीन देखने के बजाय घर छोड़ के भाग जाए कि हम तो हारने वाले तो मशीन पे क्यों जाए? क्या इस डर से इस तरह की चीजें होती हैं क्या? मुझे नहीं लगता है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने जो पिछली बार कही एक शब्द यूज किया था कि कारोबार चलता रहे, वो ज्यादा सही है। क्योंकि देखिए, जो आपने बहुत सही बात कही कि जहां तक ये है कि अगर हम गलत रिजल्ट्स देंगे तो कल तो वो सामने आ ही जाएगा। और एग्जिट पोल की इंपॉर्टेंस तब हुआ करती थी जब ये बीच में आता था। पहले जब से इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया है कि नहीं आता है, तो अब इसके कोई उस तरह से माने नहीं रह गए। हम जैसे लोग बैठ के कुछ चीजों पे चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि ये एग्जिट पोल ऐसे आए। मेरा अवधेश जी से मैं बहुत एग्री करती हूँ कि शायद कल कुछ बहुत डिफरेंट चीजें हो जाएं, चौंका देने वाली हो जाए।
क्योंकि जो लखनऊ की जमीन पे जो पत्रकारिता करते हैं उन्होंने मायावती जी को बहुत क्लोजली देखा है और उनको हमेशा देखा है कि वो ज्यादा बोलती नहीं है, बोलती भी हैं तो वो रिटन स्पीच से बोलती हैं और इसलिए वो अपनी जमीन पे बहुत काम करती हैं और उनका रिजल्ट ऐसा होगा ऐसी उम्मीद शायद बहुत लोगों को नहीं थी। तो मुझे लगता है कुलसुम जी हमें लगा कि जिन लोगों ने जमीन पर काम किया है या जमीन पर निकले हैं, हम इसी लखनऊ की बात कर लें जी। आज भी लोग बक्सी का तालाब ले लें या मोहनलालगंज ले लें, 2 सीट लोग कह रहे हैं बसपा निकाल रही है। जो जमीन की बात मैं कर रहा हूँ, सरोजिनी नगर की सीट है, कह रहे हैं बड़ी टफ फाइट है। बिल्कुल ऐसे ही अम्बेडकर नगर बात कर लें, बाराबंकी की बात कर लें, फैजाबाद की बात कर लें, लेकिन मैं बार बार उस पेज पे फंसा हूं कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब सब कुछ तय हो गया तो कम से कम पारदर्शी तरीके से आ जाता, क्योंकि शर्मिंदा तो हमें होना है और कहीं ना कहीं उस एजेंसी के साथ साथ अगर कोई चैनल भी जुड़ा है तो उसकी भी साख दांव पे लगी हुई है। एक चीज विनय और है, मुझे लगता है जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती है वो हमारे जैसे मतलब सेटअप में वो शायद इतना वर्क नहीं करती है, जहां बहुत सी चीजें माने रखती हैं। सब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको सिर्फ एक ध्यान एक बात लाना चाह रहा था कि इस चुनाव में पहले फेज के बाद एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक एग्जिट पोल को छापा था जिसके बाद केस भी हुआ था। तो कई जगहों पे इसका गलत इस्तेमाल आज भी हो सकता है और मैंने आज ही देखा है कि उसकी फॉलोअप में पता चला कि वो एग्जिट पोल छापने में एक आरएसएस के व्यक्ति का हाथ भी था। तो इस तरीके से भी गलत इस्तेमाल हो सकता है और एग्जिट पोल नहीं पर ओपिनियन पोल का तो इस तरीके से जरूर इस्तेमाल होता है लोगों का मन बनाने के लिए कि देखिए हम तो सत्ता में आ रहे हैं, हमें ही वोट दीजिए। अनिला सिंह जी, खास तौर से कहीं न कहीं एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उसको देखकर खुश होना बनता है और जब बाद में परिणाम आते हैं तो थोड़ा निराशा का भाव भी आता है, क्योंकि हम लोगों ने काफी पहले भी देखा है कि बीजेपी दफ्तर में मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार यहां तक आरोप लगा दिया 2009 में कि मशीन ही गलत थी। तो क्या ये माना जाए कि कल अगर परिणाम हक में आएंगे सब कुछ ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल हक में आएंगे, नहीं आएंगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ और ना ही उत्तर प्रदेश की जनता सोच सकती है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 में से कम जो 4 हैं उसमें तो हम सरकार बना ही रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर कोई क्रिएट करना चाहे अपने मन को बहलाने के लिए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही उत्तराखंड में, ना ही गोवा में या ना ही मणिपुर में, तो वो अपना मन बहला ले क्योंकि हम जो है सरकार बना रहे हैं। जो 600 करोड़ का मुख्यमंत्री भवन समाजवादी पार्टी ने बनवाया था उसमें हमारा ही मुख्यमंत्री बैठेगा। क्या मतलब ख्वाहिश ये बात है कि 600 करोड़ वाले बिल्डिंग में मुख्यमंत्री को भेजना है? आप तो अरे इतने प्यार से उन्होंने बनाया है। पूछे कि मोदी जी बैठेंगे क्या? इनसे पूछे मोदी जी बैठेंगे मुख्यमंत्री? अरे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना देंगे शहजाद जी। तो कौन है आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट? अरे बस अब तो कुछ घंटों की बात है ना, कुछ घंटों की बात है, पता चल जाएगा और उन सब का भी मुंह बंद हो जाएगा जो ये कहते हैं कि नहीं चेहरा जरूरी होता है। 3 चेहरे तो रिजेक्ट कर दिए उत्तर प्रदेश की जनता ने। अनिला सिंह जी, एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। अनिला सिंह, ये बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो यूपी की सियासत को समझता है, जहां पे नई एनेक्सी बनाई गई है उसे कोप भवन कहा जाता था और बड़ी शुभ जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है विनय जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि हम जो है ना, कहा गया था कि अखिलेश यादव दोबारा नहीं आएंगे, जो धारा होती है उसके अगेंस्ट तैरना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत मजबूत पार्टी है। जो कोप भवन कहते हो वहां उसको खुशहाल भवन कैसे बनाया जाता है वो हम जानते हैं। तो आप याद करिए, कोप भवन से वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छा रिश्ता है क्योंकि राम की सियासत आप करते हैं, कोप भवन से ही कई सियासत निकली थी। बालमुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता था, मैडम ने कहा कि 4 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरी टिप्पणी सिर्फ इतनी है कि सरकार बनाना अलग बात है और ज्यादा सीटें हासिल करना अलग बात है। क्लियर मेजोरिटी में बना रहे हैं। चलिए मैं ये भी जोड़ देती हूं, मेजोरिटी हासिल करना अलग बात है। में बना रहे हैं। और अभी जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो तो ये है कि किसको ज्यादा सीटें आ रही हैं कल के नतीजों में। वो तो बहुत बड़ा गेसिंग गेम ही नहीं है, बीजेपी को आ रही हैं। ये तो आज की तारीख में कोई बच्चा भी गेस कर ले रहा है। विनय जी, कि बीजेपी की सीट सबसे मैं अपनी ज्यादा बड़ी बहन अनिला जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि पिछली बार बिहार के सारे लड्डू वेस्ट हो गए, इस बार वो हमारे दफ्तर भेज दे। इस बार वेस्ट ना करे, गरीबों में बांट दे हमारे दफ्तर। रवींद्र जी, एक चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगा, सजाद पुनावाला जी, मैं एक चीज याद दिला दूं अनिला सिंह जी। अनिला सिंह जी, मैं आपको भी याद दिला देता हूं, जिन लोगों ने 2012 के नतीजे देखे होंगे उन्हें शायद याद होगा
कि 2012 में जैसे ही काउंटिंग की शुरुआत हुई, शुरू के आधे घंटे में जब बैलेट पेपर खुले उसमें भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हक में दिखाई देने लगे। और एक समय तो यह था कि 48 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी, 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 6 सीट पर बसपा। सारे राजनीतिक पंडित ये बोलने लग गए कि उमा भारती का जादू चल गया, पूरा लोधा वोट कन्वर्ट कर लग गया। इसीलिए कहते हैं उमा भारती के अंदर जो दम है वो किसी में नहीं है। और अंत में जब परिणाम आया तो 45 सीट पे रुक गए। तो क्या कब बदल जाए, कभी कभी बैलेट बॉक्स पर बैलेट पेपर में लड्डू पार मंगवा कर लिए बैठते मैंने, हैं। इसके लिए इनके लड्डू हमने मंगवा लिए अपने दफ्तर में। लड्डू भी खिलाएंगे, होली भी चलिए, खेलेंगे थोड़ा सा लोगों के गरमा साथ। नहीं, वो तो होली मनानी है, होली तो होनी है 13 तारीख को, लेकिन वो क्या करते हैं, खुशी के रंग लगेंगे या गम के रंग खुशी लगेंगे, के, लग रही है। देखिए, पहले एक इतना- जरा इतना सा सुंदर त्योहार एक गाना है सुन विनय लेते जी, हैं। मेरे ख्याल देखिए, से जो- कलाकार अनिला सिंह जी, कलाकार का भी एक भाव होता है और वो खास तौर से जीत हार पर कई बार ऐसे मूड के गाने बनाता है जो कई बार लोगों को हंसाता भी है, गुदगुदाता भी है, कई बार गम का एहसास भी कराता है। तो पहले इस छोटे से गीत को सुन लेते हैं, फिर चर्चा पर लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कलाकार का भाव क्या है और एग्जिट पोल के बाद पार्टियों का भाव क्या है। भाषण शोर पटाइल लोकतंत्र के पर्व ओराइल, अब भाषण शोर पटाइल लोकतंत्र के पर्व ओराइल, तनिका रेस्ट करे द, तनिका रेस्ट करे द, हो नाही खाए मैं बही खाना, तनिका रेस्ट करे द, कार्यकर्ता जहाँ ले गई ने तहाँ गई नी मातल, हेलीकॉप्टर खूब उड़ैली, एक एक लोग से जाके मिलनी, हेलीकॉप्टर खूब उड़ैली, एक एक लोग से जाके जुड़नी, अपने कष्ट करे द, अपने कष्ट करे द, हो नाही। आपने देखा किस तरीके से जो कलाकार अभी कहता खाना खाना छोड़ देने की जो बात है, पहले परिणाम का सब इंतजार करेंगे, लेकिन कल देखना ये होगा, सभी खाना छोड़ करके परिणाम तो देखना चाहेंगे, लेकिन परिणाम देखने के बाद किसका खाने का मन करेगा और किसका खाने का मन नहीं करेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एग्जिट पोल की अग्नि परीक्षा क्यों होने जा रही है। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पेश हैं आपके सामने अपना खास कार्यक्रम लेकर एग्जिट पोल की अग्नि परीक्षा। ये सवाल आखिर क्यों खड़ा हुआ है कि एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं या उसकी अग्नि परीक्षा की बात करनी पड़ रही है। उसका मुद्दा सीधा साधा है कि जिस तरीके से पहले सोशल मीडिया पर तरह तरह के र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की गई और अब जब सारी पोलिंग खत्म हो चुकी है उसके बाद जिस तरीके से सारे अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग आंकड़े पेश किए हैं उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। खासतौर से जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने खुद सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो साजाद पूनावाला हो, चाहे उदेश जी हो, चाहे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हो। उनका भी ये मानना है कि शायद जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो सही पैमाने पर साबित शायद न हो पाए। उसके पीछे के अलग अलग तर्क हैं। जैसे बाल मुकुंद जी ने साफ तौर पर कहा कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े पेश किए जाते हैं उसमें इस तरह के लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं कि एक फेस सेविंग फार्मूला उनके पास तैयार है कि कहीं का सही हुआ, कहीं का गलत हुआ। और हम लोगों ने आमतौर पर देखा है कि एक विधानसभा में लगभग 280 बूथ होते हैं और एक बूथ दूसरे बूथ से टैली नहीं करता है। तो अगर सड़क के जिस पैमाने पर निकलते हैं हम तो दो विधानसभाओं का जिक्र करना चाहेंगे। जैसे आपकी रायबरेली की एक तिलोई विधानसभा है। तिलोई विधानसभा के एक ब्लॉक में एक कैंडिडेट को मुश्किल से 5000 वोट मिलते हैं और दूसरे उसी ब्लॉक के में उसको 30,000 वोट मिल जाते हैं। अगर कोई एग्जिट पोल करने वाला व्यक्ति जाकर एक ब्लॉक का केवल सर्वे कर ले तो सही पैमाने पर कैसे साबित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एजेंसियां एग्जिट पोल के आंकड़े पेश करती हैं उनको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गांव का भी आबादी हो, शहर का भी हो, अगर 3 ब्लॉक उसके हिस्से हैं तो तीनों ब्लॉक की भागीदारी हो। साथ ही इस बात का भी आकलन किया जाए कि माइनॉरिटी वोट क्या कहता है, साथ में व्यापारी वर्ग क्या कह रहा है। अगर सबका मिक्स रिएक्शन नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। लेकिन आजकल एग्जिट पोल जो किए जाते हैं ज्यादातर जगहों पे हम लोगों ने खुद देखा है कि नए लड़कों से घर बैठे एक सर्वे कराया जाता है और आज का मतदाता इतना जागरूक हो चुका है कि वोट डालने के बाद भी वो बताने को तैयार नहीं है कि हमने वोट किसको दिया। यहां तक कि घर में पत्नी पति को बताने को तैयार नहीं है, पति पत्नी को बताने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है बाल मुकुंद जी, हम लोगों ने नोटबंदी में देखा
कि घर के पैसे कोई आदमी घर में छुपा के बताने को तैयार नहीं था, तो आदमी वोट के बारे में कैसे बताएगा? जी, ये पोल जो करते हैं, एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, उसके बारे में भी हमें जरा गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग पोल के सवाल बनाते हैं वो सवाल किसी साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाया जाता। वो हमारे आपके जैसे लोग जो हर मामले में अपना कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, वैसे ही वो सवाल भी बना देते हैं। इसके जो डिसिप्लिन्स हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, उनमें सवाल पूछने और किसी चीज़ को निकालने, किसी ओपिनियन को निकालने के तरीके हुआ करते हैं। ऐसा कोई साइंटिफिक पैमाना हमारे यहाँ इस्तेमाल आमतौर पे नहीं किया जाता। एक दूसरा ये है कि हिंदुस्तान की सोसाइटी जो है अपने मुल्क की, वो मल्टी लेयर्ड है। यूरोप की तरह होमोजेनस नहीं है। तो यहाँ पे एक ही सवाल एक लेयर पे जो उसका जवाब मिलेगा, दूसरे लेवल पे उसका जवाब दूसरे ढंग से मिलेगा, और वो चीज़ आप नहीं निकाल सकते हैं। हमारी साइकी में एक और बात है जो हम अपनी भीतर की बात नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल उसके रीजंस हैं। एक आदमी वोट देकर निकल रहा है, वो अगर बता दे कि उसने किसको वोट दिया है या अपनी, तो उसके बहुत सारे लाभ हानि उसको सहने पड़ सकते हैं। आपके पास सोशल सिक्योरिटी उतनी तगड़ी नहीं है, आप समाज में उस तरह से सिर्फ मतदान के दिन की बात नहीं है, उसके बाद भी जीना है उसी गांव में, उसी शहर में। बिल्कुल। इसके अलावा जो सर्वे करने के लिए लोग भेजे जाते हैं वो आमतौर पे पढ़े लिखे और शहरी क्लास के लोग होते हैं। वो लोग गांव वालों से या बहुत ही इंटीरियर में किस तरह जाके घुसपैठ बना के किस तरह से विश्वास अर्जित करना है, इन सारी चीज़ों का जो टोटल आउटकम, इसके आधार पर जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, इसके आधार पर जो ओपिनियन हम निकालते हैं और जो एनालिसिस करते हैं, वो सत्य से कभी बाई चांस सत्य के नज़दीक भी हो सकता है या एक दो फैक्टर उसके पास आ सकते हैं, लेकिन आम तौर पे उसके नज़दीक नहीं होता। यही वजह है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते। जो टेक्नोलॉजी, सॉरी एक लाइन और, नवीन सिंह जी, जो पैटर्न, विनय जी एक लाइन और बोल लेने दीजिए विनय जी। जी, जो सिस्टम, जो क्वेश्चनियर, जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे यहाँ खुद डेवलप किया हुआ नहीं है। हम अपनी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स के आधार पर डेवलप नहीं करते। हमारे यहाँ के सेफोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ के जो एनालिस्ट हैं, ये बाहर के पैमाने देखते हैं और उसके आधार पर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ लागू नहीं होता और इसीलिए आपके ओपिनियंस कभी भी खरे नहीं उतरते। यस विनय जी, अगर आप ऐतिहासिक नवीन सिंह जी, आपको एक छोटा सा मैं घटनाक्रम आपको बखूबी याद होगा, मैं सिर्फ उसको रेफरेंस में लाना चाह रहा हूं कि 2002 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, परिणाम आए, बसपा और भाजपा के गठबंधन की सरकार बनी और एक मंत्रिमंडल के विस्तार के समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नाराज हुए और इस तरीके से विद्रोह के स्वर उठे कि लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी में रिवोल्ट की पोजीशन आ गई है और इसके ज्यादातर विधायक उससे दूर जा रहे हैं। मायावती जी मुख्यमंत्री थी और जो कयास की बात हो रही है, जो चर्चाएं होती हैं, किस तरह से असर डालती हैं, उसका सिर्फ यादाश्त दिला रहा हूं। लगा कि शायद बसपा के ज्यादातर विधायक टूटने जा रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश कर दी और अपनी रैली में जाकर उसका ऐलान कर दिया। विष्णुकांत शास्त्री जी गवर्नर थे, उन्होंने होल्ड कर दिया और फाइनली कहा कि बहुमत साबित करें मुलायम सिंह, और जब मुलायम सिंह बहुमत साबित करने का तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं टूटा, बसपा के 37 विधायक पहले टूट गए। तो ये गॉसिप जो होता है, जो माहौल क्रिएट होता है, उसका भी कहीं न कहीं असर पड़ता है। इस परिस्थिति में खासतौर से बात आई, जिस तरह से उन्होंने अभी बाल मुकुंद जी ने कहा कि शहरी लड़के जाते हैं, उनका एक आकलन का पैमाना अलग होता है। क्या कई बार इससे र्यूमर या माहौल जो क्रिएट होता है उसका कोई असर पड़ जाता है क्या? आऊंगा पूनावाला साहब आपके पास। हाँ, ये आपने किससे पूछा? मुझसे सही कह रहे हैं विनय जी या शाहजाद साहब से? रविंद्र जी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, रविंद्र आऊंगा पूनावाला साहब आपके पास जाऊंगा, पहले रविंद्र सिंह जरा कंक्लूड विनय जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से मैं विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कवर कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि जब हम लोग जाते थे, जब हम, जैसे बाल मुकुंद जी ने भी कहा कि एक साइंटिफिक तरीका, कहाँ कैसे पूछना है, किस गांव में, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर भाषा, जाति, धर्म और तमाम चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं
और लोग कभी सही नहीं बताते। वोट देने वाला कभी नहीं बताएगा कि मैंने किसको वोट दिया। 100 में से ऐसे 1 या 2 ही आदमी होंगे जो ये कह देंगे कि हमने अमुक को वोट दिया। कम से कम आज की तारीख में जो माहौल है और जिस तरीके की असुरक्षा की भावना है और जिस तरीके के लोगों के बीच राजनीतिक दलों के बीच टकराव पैदा हो रहे हैं, उसमें तो मतदाता कभी नहीं बताएगा कि मैंने किसको वोट दिया है। और जिस तरीके के जो लोग आंकड़े इकट्ठे करते हैं, एकत्र करते हैं, वो अधकचरे, ठीक है, वो बड़े शहरों के पढ़े हुए युवा जरूर होते हैं या युवतियां जरूर होते हैं, लेकिन उनको जो सामाजिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक आधार के तमाम समीकरण हैं जो देहाती क्षेत्र में होते हैं और कस्बाई क्षेत्रों में होते हैं, उनका कोई ज्ञान नहीं होता है। उस आधार पर कैसे, कहाँ, कौन किसको वोट दे रहा है, कैसे किसके तरफ लहर ज्यादा है, कौन किसकी तरफ झुकाव ज्यादा जा रहा है, ये वो इसका पता नहीं लगा पाते हैं जी। और जाहिर सी बात है कि जब हम करोड़ों मतदाताओं के बीच में से कुछ सैकड़ा या कुछ हजार लोगों की बातचीत का एक आंकड़ा इकट्ठा करके पेश करते हैं, तो वो अपने आप में सही होता ही नहीं है, और ना पिछली बार हुआ है और ना इस बार भी होगा। पूनावाला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसमें एक बात मैं जोड़ दूं कि जो बात यहाँ आ रही है एग्जिट पोल को लेकर के, कई बार पॉलिटिकल पार्टियां इंडिपेंडेंट सर्वे भी कराती हैं प्रत्याशियों को लेकर के। उसमें भी देखा गया जो प्रत्याशी के चयन के लिए टीम भेजी जाती है एक सर्वे करने के लिए, कई बार तो प्रत्याशी उनकी आवभगत इतना कर देते हैं कि उसी हिसाब से वो आकर रिपोर्ट दे देते हैं। और ये तो आप बखूबी जानते हो क्योंकि कई बार इस तरह की स्थितियों से आप लोग रूबरू होते रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल पे मैं पहले बात कर लूं। अगर आप इतिहास देखें एग्जिट पोल का, तो 70 से 80% एग्जिट पोल हमेशा भाजपा को अच्छे नंबर देंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि भाजपा एक अर्बन और एक मध्यम वर्गीय पार्टी है, और हमारे मुल्क में, अवधेश जी इस बात का समर्थन भी करेंगे शायद, जो एक ऊंची वर्ग के लोग होते हैं वो संख्या में शायद कम हो, पर वो ज्यादा बात अपनी रख पाते हैं फोर्सफुली, और इससे ऐसे एक माहौल बन जाता है कि जो ये कह रहे हैं यही मुल्क की दशा और दिशा है। आप देखिए, कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जिसमें बसपा को कभी भी आगे बताया होगा। मैं कांग्रेस समर्थक हूं, पर कोई ऐसा एक पोल मुझे बता दीजिए जिसने कभी कहा होगा, शायद 2007 वाले में भी नहीं कहा होगा, कि मायावती जी की सरकार बन रही है। ये सिस्टम की हमारी एरर है। जहां तक इंटरनल सर्वे की बात की, वो इंटरनल सर्वे की विश्वसनीयता इतनी है जितनी कि वो हमारे इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट देते हैं। जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो उस सरकार को कहते हैं आपकी सरकार बन रही है। ये इस पे भी मुझे ज्यादा विश्वास नहीं होता। मुझे लगता है कि ये पूरा सिस्टम ही जो है कि 10 लोगों को आंक कर आप पूरे मुल्क का मुआयना करें, ये फर्जी है। अल्टीमेटली जो एग्जैक्ट पोल कल निकलेगा या जो निकल के आता है वही एक जेन्युइन होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन एग्जिट पोल्स पे, ओपिनियन पोल्स पे कहीं अपने फैसले भी करती है। तो मैं इनको कहूंगा कि लड्डू जो है इतने जल्दी मत मंगाया कीजिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता। विनय जी, शायद एक बार अनिला सिंह जी के लिए सवाल छोड़, अनिला सिंह जी आपके लिए सवाल छोड़ा शहजाद पूनावाला साहब ने। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूंगा, और जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ था, और उस समय उनका एक जुमला बड़ा पॉपुलर हुआ था कि जीते कोई सरकार हम बनाएंगे। और जो उन्होंने अपनी मैजिक फिगर जनता के सामने रखी थी, उसमें तो अपने आप को उन्होंने मान लिया था कि हम अकेले कंफर्ट जोन से मेजॉरिटी में आने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद से किस तरह की स्थितियां हुई, 88 सीट पर आकर रुके थे वो सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब रहते हुए जब चुनाव उन्होंने कराया था। जो लड्डू की बात हो रही है, क्या इरादा इस तरह का है ज्यादा लड्डू होगा और नतीजे हक में नहीं आए तो बगल में भेजे जा सकते हैं, अशोका रोड से अकबर रोड की तरफ? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगातार कटाक्ष करते चले आ रहे हैं। 1 वर्सेस ऑल रहा है, सभी चैनलों पे रहा है, फील्ड में रहा है, और उसको हम बखूबी फेस करते हैं, जवाब देते हैं, और हमारे साथ जनता खड़ी होकर उत्तर उनको भी देती है। तो शहजाद जी, हमारा चाहे जितना भी मजाक बना ले, मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट रहेगी, क्योंकि मुझे भी पता है नतीजे क्या आने वाले हैं। कांग्रेस तो अभिनय जी, कांग्रेस तो लड्डू मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो देखिए, ऐसा है, चाहे ये हारेंगे, चाहे ये जीतेंगे, चाहे ये कुछ भी होंगे, मैं तब भी लड्डू खिलाऊंगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है विनय जी, भारतीय संस्कृति है। हम चाहे जितने भी दुश्मन हो, अगर हमारे घर आएंगे तो पानी के साथ मीठा देते हैं कि नहीं देते हैं? विनय जी, दुश्मन नहीं, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं है। भारतीय संस्कृति से एक अवधेश जी को जोड़ लूं। अवधेश, सजा जी, आप ही का सवाल अवधेश जी के लिए था, मैं आपके पास ही आऊंगा। अवधेश जी अपना कंप्लीट कर ले पहले। बात पूरी आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। डिबेट नहीं हो रही है ना। अवधेश जी बात कंप्लीट हो जाए जी। विनय जी, दूसरी बात तो ये है,
भारतीय संस्कृति है मीठा खिला के पानी पिलाने की, उसके ऊपर हम कायम रहते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखती है। दूसरी बात यह है, वापस आ जाऊं, शहजाद जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अर्बन और सेमी अर्बन वालों की पार्टी है, इसलिए जो भी और ये ओपिनियन पोल बनता है या एग्जिट पोल बनता है तो शायद वहीं से सैंपल लिए जाते हैं और नतीजे दिखा दिए जाते हैं। देखिए, नतीजे हमारे विपरीत भी बहुत गए हैं। बहुत सारे जो चैनल्स हैं उन्होंने ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं उसके, वो भी हम लोगों ने समय देखा है। मैं इतना बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जाती हूँ विनय जी, आज का जो वोटर है बिल्कुल सादा सा मैले कुचैले कपड़े और जाके ईख के खेत में ईख काट रहा होगा, उससे बैठ के जरा बात करिए, वो भी अपनी 4 एडवाइस राजनीति को लेकर दे देगा। तो आज की तारीख में मैं ये कहूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं वो जागरूक नहीं है तो गलत होगा। अवधेश जी, सबसे बड़ी बात शाहजाद पूनावाला ने एक उठाई थी और उस बात से सभी इत्तेफाक रखेंगे कि आज तक जितने भी एग्जिट पोल के सही में आंकड़े पेश किए गए उसमें बसपा को किसी ने मजबूती से नहीं आंका, चाहे वो 58 सीट आई हो, चाहे वो 98 सीट आई हो, चाहे वो 206 सीट तक आई हो। देखिए, एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा विनय जी, अभी आपने देखा होगा जहां पे जिस प्रदेश में एग्जिट पोल पर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, उसी प्रदेश में नगला ताल में मैनपुरी में एक घटना घटित हुई जो सभी के सामने था, पेपरों में फ्रंट पे छपा कि एक बीएसपी का वोटर जिसने कहा कि हमने बीएसपी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के एक दबंग वोटर ने उसको गोली मारकर हत्या कर दी और हम लोग उसके घर पर भी गए, उसकी स्थिति देखे, झोपड़पट्टी में रहता था, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये कौन सा इत्तेफाक है कि पूरे देश में जब भी एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को ही वो ऊपर दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में सबसे आगे जा रही है, और बाद में जब नतीजे उसके विपरीत आते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता। दूसरा चीज मैं एग्जिट पोल पर एक चीज और कहना चाहूंगा, एग्जिट पोल चाहे चाणक्य करे, 5 एजेंसियां जिन्होंने किया, मुख्तार अंसारी साहब के विषय में भी बता दीजिए कुछ, मुख्तार अंसारी साहब के विषय में भी कुछ बता दीजिए। मुख्तार मत करिए, आप चिंतक हैं तो सबकी चिंता करिए ना, दलित चिंतक है तो बता रहे हैं अनिला सिंह जी सुन लीजिए। अरे मैं बताऊंगी जरूर, जब आप जो है मैनपुरी की एक सीट पर एक बंदी के विषय में बात करोगे तो मैं भी आपको याद दिलाऊंगी। अरे भाई ऊपर भी अपराध है, केशव मौर्य जी भी अपराधी है। अच्छा, आपकी जानकारी अधूरी है। अरे मत परेशान होइए, बीपी हाई हो जाएगा, कल नतीजे आ जाएंगे, खुश रहिए, होली आने वाली है, खुश रहिए, कोई बात नहीं। बहन जी जो है मुख्तार अंसारी एंड ब्रदर्स को अगर चुनाव लड़वाती है अगली बार आप बेहतर तैयारी से बैठिए, उस पर भी आप चर्चा कर लीजिए। अवधेश जी, मुझे लगता है अगर इस तरह से बात होगी तो शायद कोई किसी को सुन नहीं सकता है। अनिला सिंह जी, अवधेश जी एक मिनट में रोकना चाहूंगा। अनिला सिंह जी, अगर आप कोई सवाल उछालती हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए कम से कम तैयार रहना चाहिए। कोई एक मिनट, अवधेश जी नहीं तो मैं कहती नहीं, मुख्तार अंसारी एंड ब्रदर्स के बारे में भी तो बता दें। आपने बोल दिया, अगर आपने एक मिनट अवधेश जी, अनिला सिंह जी आपने बोल दिया कि मुख्तार अंसारी के बारे में आपकी क्या राय, तो उनको बोलने दिया उनके बारे में। आप अपनी बात अगर सवाल उछाल दी तो उनको बोलने तो दीजिए। तो क्यों वो झूठ झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लिए? अरे भाई, बीजेपी को मैं वहां गया हूं, आप गई नहीं है। मैं वहां गया, उसकी आर्थिक मदद किया, उसकी बहन की शादी कराई 4 मार्च को उसकी बहन की शादी कराई, जहां पे हम लोग गए हैं, आप वहां गई नहीं है, इसलिए आप इस तरीके की बात कर रही हैं। मैं वहां गया हूं, ठंडा पानी पी लीजिए, आर्थिक मदद की है, ठंडा पानी पी लीजिए मीठे के साथ। अब अनिला सिंह जी अब सुनिए, अब सुन लीजिए मुख्तार अंसारी के बारे में। सुनाइए। अब पहले शुरू मैं करना चाहता हूं, केशव मौर्य जी के बारे में जब बात होती कि उनके ऊपर मुकदमे है तो आप कहते हो कोर्ट तय करेगा, तो मुख्तार अंसारी जी के मामले में भी अगर उनके ऊपर मुकदमे तो वो भी कोर्ट तय करेगा। कोर्ट तय कर चुका है, की बात नहीं होगी, कोर्ट तय कर चुका है, पता तो करिए, हम लोग जानकारी नहीं है। अवधेश जी, अनिला सिंह जी आपको मुद्दे से भटका रही हैं, आप एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं तो ले गई आपको मुख्तार अंसारी पे। पहले विनय जी एग्जिट पोल में सुन लीजिए। एग्जिट पोल जो करने वाली एजेंसियां हैं, आपको भी पता है कि वो लोग पहले प्रोफेशनल लोग एग्जिट पोल करते थे, जो हमारे पत्रकार थे वो प्रोफेशनल तरीके से करते थे। आज की डेट में एग्जिट पोल का इतना प्रेशर रहता है कि ये लोग वो एक ऐसे ही संविदा कर्मी रख लेते हैं और वो संविदा कर्मी जाकर उनको जो ट्रेंड दे दिया जाता है कि आपको इस ट्रेंड के तहत काम करना है और इस तरीके से आपको एक आंकड़ा बना के लाना है और इस तरीके से वो एग्जिट पोल दिखा दिया जाता है। अमेरिका में भी आप देखिए एग्जिट पोल, जहां एग्जिट पोल की अलग लाइन लगती है, फार्म भरे जाते हैं,
वहां भी एग्जिट पोल के नतीजे एकदम उल्टे आ गए, जहां पर भी बहुत फुल प्रूफ एग्जिट पोल की व्यवस्था है, फार्म भराए जाते हैं, एक लाइन लगाई जाती है, तो एग्जिट पोल वहां भी बाहर चला गया। अब उत्तर प्रदेश में जिन एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया उनकी विश्वसनीयता पर निश्चित तौर पर एपीएन चैनल पर जो ये चर्चा हो रही है बहुत ही अच्छी चर्चा है, ये कहीं चर्चा नहीं होगी, किसी चैनल पर चर्चा नहीं होगी, हर जगह खाली एग्जिट पोल के नतीजे ये दे दी। तो ये एक चीज सुन लीजिए, तो जहां तक सवाल है इस तरीके की जो एग्जिट पोल की बात हो रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी, अभी अनिला सिंह जी ने कहा 600 करोड़ रुपए का जो कोप भवन बना वहां पे मुख्यमंत्री हमारे 600 करोड़ रुपए का मैं बैठूंगा, खाली वो दिखेगा 600 करोड़ दिख रहा है, अनिला सिंह जी को वो दिख रहा है। तो भैया जब आपने भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय सजवाया था तो उसी बगल और सजा देते, कम से कम जो मुख्यमंत्री सजाना नहीं पड़ता। अवधेश जी एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हम लोगों का, पत्रकारों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे शहजाद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बीएसपी का हमेशा जो एग्जिट पोल है उसमें कम आता है। उसका रीजन भी ये है कि उनका स्पोक्स पर्सन ज्यादातर तो आता ही नहीं है फोरम्स पे, और अगर आता है तो इतनी जोर से नहीं बोलता है जितनी देर से अभी अवधेश जी बोल रहे थे। और जो उनका वोटर है वो बहुत साइलेंट है, उसको आपको बहुत पूछ के बड़े अच्छी तरह बात करनी पड़ती है तब वो कहीं बताता है। और उनका वोटर सिर्फ रैलीज में मिलता है, ना वो सड़क पे मिलता है, ना बोलता हुआ मिलता है। तो इसलिए ये सच है, बहुत अच्छी बात कही शहजाद साहब ने कि इसीलिए शायद उनको कम हम लोग आंकते हैं या उनका जो एनालिसिस होता है। दूसरी चीज मुझे लगता है एग्जिट पोल पे जो हमें बात करनी चाहिए वो ये फोरम्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा हर पार्टी को इंटरनल ऑडिट करना चाहिए और ये बात करना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति आती है कि उसकी तरफ की बात नहीं पहुंच पाती है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो आज के जो संदर्भ में जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए उस पे कर रहे हैं। कल चीजें बदल जाएंगी, मगर जो नहीं बदलेगा वो ये बदलेगा कि वोटर के माइंड को हमें पढ़ने के लिए मेथोडोलॉजी क्या यूज करनी चाहिए, किस तरह से उसे अप्रोच करना चाहिए। और आजकल का जो जमाना है, जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, इतनी चीजें हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं कि मिनट टू मिनट इलेक्शन की चीजें बदलती हैं जी। मायावती जी की एक बहुत अच्छी चीज देखने में आती है कि वो कभी ज्यादा नहीं बोलती हैं, और जब वो बोलती हैं बड़ा नाप तोल के बोलती हैं, और जो पार्टीज बोलती हैं उसके ऊपर वो रिएक्ट करती हैं। जैसे ही उनको पता चला कि ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी, उन्होंने फौरन इस चीज को काउंटर किया। तो कहीं ना कहीं जो उनके वोटर थे उनके ऊपर एक असर बयानों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है जो बात निकल कर आई कि बसपा का कोई प्रवक्ता नहीं है, बसपा की तरफ से कोई निकलता नहीं है। मेरा तो कहना है कि बीच में कुछ लोग बसपा के तथाकथित प्रवक्ता आते थे, लेकिन उधर से आके बोल दिया नहीं, उधर से खुद उनके हाईकमान तरफ से मैसेज आ गया कि जो व्यक्ति बैठा हुआ बसपा से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर वो बोल रहा है तो उसका बसपा नेता न लिखा जाए। ये ऊपर से उनका मैसेज आया था कि उनको क्या बोलने का अधिकार सिर्फ बसपा सुप्रीमो का है, बाकी किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। सजा साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ विनय जी, देखिए हर चैनल या हर एजेंसी 15-15, 20-20 हजार, 30-30 हजार का सैंपल लेके एग्जिट पोल करती है। अब 20 हजार में 20 करोड़ की आबादी को मापना तो नामुमकिन है। क्यों ना आपकी जो पूरी बिरादरी है ये एक तय कर ले कि एक ही एग्जिट पोल करेंगे, हम सब अपने संसाधन मिला लेंगे, 2 लाख 3 लाख का सैंपल बनाएंगे जिससे कि ज्यादा विश्वसनीय हो, और गाइडलाइंस ऐसी बना लेंगे और इसमें किसी का बायस नहीं होगा। भाजपा का जो बायस होता है वो निपट जाएगा, अमित शाह जी प्रायोजित स्पॉन्सर्ड एग्जिट पोल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से पहल कोई पत्रकार क्यों नहीं करते कि एक एग्जिट पोल करे, सब साझा रूप से उसको बताएं और 2 लाख 3 लाख 4 लाख का सैंपल ले, जिससे कि और करीब आ सके मामला। अरे शहजाद जी आप तीनों लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन लोगों ने देखा है समय समय पर, अभी कुछ ग्रुप निकले थे दिल्ली से, पत्रकारों का एक समूह भी निकला था। मैंने देखा ज्यादातर उनका रुझान क्या था, या तो किसी लीडर की रैली में जाना, वहां लोगों से बात करना, या पर्टिकुलर किसी चौराहे पे खड़े होकर बात करना। और आज की तारीख में हमने महसूस किया है कि जैसे कोई बताता हम दिल्ली से आए हैं, वोटर डर जाता है कि दिल्ली का कोई एजेंट तो नहीं आया जो जाके भारत सरकार को बताएगा कि हमने वोट दिया या नहीं दिया, या कोई लाभ ऐसा कुछ मिलने वाला, हम कुछ गलत बोल दें तो वो लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मतदाता बोलने को तैयार नहीं है। शहर का मतदाता या पढ़ा लिखा मतदाता जितना अपने आप को चालाक समझता है, उससे कहीं ज्यादा चालाक
बिहार या उत्तर प्रदेश के गांव में बैठा हुआ मतदाता है, जो करता उससे अपने मन की है, लेकिन बोलता वो सामने वाले के मन के हिसाब से है। इसलिए उसको देख करके उसकी बातों से आंकड़ा लगाना मुश्किल है कि आखिरकार उसने किया क्या है। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं, उसको लेकर कलाकारों के मन में भी तरह तरह की ख्वाहिशें हैं, और खास तौर से जो मोदी की धूम, खासतौर से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता मचा रहे हैं, वैसे कलाकारों के मन में भी कुछ अपने गीत के माध्यम से मोदी को लेकर धूम मचाने की ख्वाहिश है। क्या कुछ कह रहे हैं मोदी के बारे में इस गाने के माध्यम से, इसको सुनते हैं, फिर चर्चा पर लौटेंगे और खासतौर से बालमुकुंद जी से समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार तो कलाकारों की भी धरती है, आंदोलन की भी धरती है, और लगा हुआ बिहार है, बिहार से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो समानता रही है, उसको देखते हुए एग्जिट पोल को किस पैमाने पर कसने की चाहत रखते हैं, और क्या कुछ उनके समझ में आता है इस एग्जिट पोल को लेकर के कि आखिरकार सही में अपने आत्मनिरीक्षण के लिए, अपनी सार्थकता को बनाए रखने के लिए आत्मनिरीक्षण कितना करना जरूरी हो गया है मीडिया के लिए। देखिए इस गाने के बाद। बीजेपी की धूम मची है, झूम उठा है देश के मोदी आ गए हैं। बीजेपी की धूम मची है, झूम उठा है देश के मोदी आ गए हैं। मोदी आ गए हैं, ओ मोदी आ गए हैं। देश खड़ा है मोदी तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में। देश खड़ा है मोदी तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात भारी। सुन लो सुन लो सुन लो, आज की रात है बस। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात भारी। बस एक रात की कहानी है सारी, कहानी है सारी। बस एक रात की कहानी है सारी, कहानी है सारी। कहीं बजेंगे हो, कहीं बजेंगे ढोल, कहीं पर फट जाएंगे ढोल के मोदी आ गए हैं। कहीं बजेंगे ढोल, कहीं पर फट जाएंगे ढोल के मोदी आ गए हैं। जित खातिर कैले वादा, वादा बड़ी कमवा करके पड़ी। जित खातिर कैले वादा, वादा बड़ी कमवा करके पड़ी। नाही त जनता मारी दूधू तड़ी कमवा करके पड़ी। नाही त जनता मारी दू चार तड़ी कमवा करके पड़ी। शासन सुशासन बनावे के पड़ी कमवा करके पड़ी। शासन सुशासन बनावे के पड़ी कमवा करके पड़ी। नाही त जनता मारी दूध तड़ी कमवा। चलिए, आपने कम से कम इस गीत के माध्यम से एक लाइन अच्छी लगी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की जो बात है, ये कलाकार भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, कहीं ढोल बजेगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन रात भारी पड़ने वाली है। जिसके हक में एग्जिट पोल के नतीजे आए, उसके मन में भी इस बात का डर होगा कि एग्जिट पोल का हर्ष उन्होंने देखा है कि आखिरकार किस तरह से एग्जिट पोल फिसड्डी साबित हुए हैं समय समय पर। तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे ढोल बाजे और जो सजावट है लड्डू फीके पड़ जाए, और जिसके मतलब दिल में इस बात की ख्वाहिश है कि शायद एग्जिट पोल ने मुझे कम करके आका कल उनको आनंद फानंद लड्डू बनवाना पड़ जाए। इस सभी मुद्दों पर लौटेंगे, अपने खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।